जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग अपवाह तंत्र के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है पार्ट 1 अपवाह तंत्र का ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का कर चुके हैं। उसमें हम लोग जो है पहली क्लास में हम लोग जाने थे कि कौन कौन सी शब्दावली होती हैं जो अपवाह तंत्र में मुख्यतः यूज होती हैं। जैसे अपवाह बेसिन क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है। सारा कुछ हमने जो है पिछली वाली क्लास में हम लोग जो है डिस्कस किए हुए थे कि आखिर हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ते हैं क्यों हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, सारे हमने जो है कुछ मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग थी हम लोग जो है पहले वाली क्लास में हम लोग अच्छी तरह से देख लिए थे कि अपवाह तंत्र आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, कहाँ से अपवाह तंत्र शब्द आया है और जो है किस प्रकार की चीज़ें हम लोग देखेंगे। हमने एक प्रकार की पिक्चर बना ली थी कि कौन कौन से कैसे कैसे पॉइंट लेके कैसे हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। हमने पूरा उसमें एक प्रकार का माइंड मैप बना लिया था कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसका कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, किस किस बेसिस पे किया गया है। हम लोग सारा कुछ हम लोगों ने जो है 1 बाय 1 उसमें हम लोग देख लिए थे ताकि हमको आने वाली क्लासों में दिक्कत ना जाए। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, जो हमारी अपवाह तंत्र की पहली क्लास थी मतलब पार्ट 1 था, तो आपने नहीं देखा है तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके विज़िट करिए। आपको वहाँ पे जो है क्लास फर्स्ट को देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो अगर बीच से आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि हम कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि भूल रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं, वीडियो पर आए हुए हैं, तो आप जो है पिछली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, आपको पता चल जाए कि हमने जो है स्टार्टिंग कहाँ से की है। आपको पता चलना चाहिए ना कि सीता कौन थी और जो है रावण कौन था, क्योंकि जब रामायण पढ़ते हैं बीच से स्टार्ट कर दिए तो पता ही नहीं चलता कि कौन क्या है। तो ज़रूरी है कि हम लोग जो है स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़ना प्रारंभ करें। तो आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग जो है उद्गम के आधार पर भारतीय अपवाह प्रणाली का जो विकास है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके पहले आप जो इतना बड़ा डायग्राम देख रहे होंगे, देखने में दिख रहा होगा कि ये बना क्या हुआ है। हमने काफ़ी मेहनत की, हमारे दोस्त ने जो है इसको बनाया तो काफ़ी मेहनत से हमने इसको बनाया। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हमने नदी की अवस्थाओं के बारे में बताया है। ये वाकई कि आपको दिख रहा है कि एक ऐसे कोई स्थल खंड है जिससे नदी आ रही है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा कि हमने कैसे क्या किया है, तो आप इसको भी देखिएगा और इसको जो है अपने कॉपी में बना लीजिएगा। नदी की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, मुख्यतः 3 अवस्थाएँ होती हैं, उनके बारे में हम लोग जो है इस क्लास में पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके जो मुख्य पॉइंट है उस पर जानेंगे और आज हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे और इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे। मैं बता रहा था दोस्तों, मैं बताऊं दोस्तों कि मैं जो है आपको बड़ी क्लास हम लोग नहीं लेंगे ताकि आपको लगे कि हम लोग बड़ी क्लास लें। हम लोग के यहाँ पे कोई मैराथन वगैरह ऐसा कोई अभी सोचे नहीं लाने के लिए, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो हम ज़रूर ऐसा आपके सामने लेके आएंगे। तो मैं बच्चों बता रहा था कि आपके सामने जो क्लास है, इस क्लास का जो है हम लोग हो सकता है 4 पार्ट 5 पार्ट जितना हो सकेगा हमसे, मतलब ये है हम लोग, मैंने कोई अभी टारगेट नहीं रखा कि नहीं हमको जो है 1 हफ्ते में कंप्लीट करना है। आराम से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जो हमसे नए जुड़ते हैं, जो मान लीजिए कि आने वाले जो 4 से 5 महीने में उनकी कोई ऐसी तैयारी है कि उनको देना है आराम से, तो वो इसमें से ज़रूर देखें क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको, जैसे मान लीजिए दूसरे महीने में पेपर देना, आपको सारा कंप्लीट सब्जेक्ट चाहिए, 1 मिनट होना मतलब आपको एक पूरा तुरंत कंप्लीट चाहिए, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभी कि हम लोग थोड़ा एक बीच में गैप भी कर देते हैं। कंसिस्टेंसी है पर कुछ कारणों की वजह से हम लोग जो है बीच में गैप कर देते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम लोग जो है आपको प्रतिदिन क्लास देते रहें, तो लेकिन कुछ चीज़ों के अभाव की वजह से हम लोग क्लास नहीं दे पाते हैं बच्चों। लेकिन आज कुछ और है, कल कुछ और है, भविष्य को तो मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आने वाला समय बहुत ब्राइट होने वाला है। जितने भी लोग हमसे जुड़े रहेंगे, आने वाले समय में हम उनको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। उनके सामने हम ऐसी चीज़ें रखने का प्रयास करें ताकि बच्चे जो है अपने अब खेलते, मतलब ऐसा लगे नहीं कि बोरिंग सब्जेक्ट है कोई भी आप सब्जेक्ट को ऐसे तरीके से हम पढ़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग जियोग्राफी सब्जेक्ट का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि बड़ा बोरिंग सब, क्योंकि जब आप पिक्चर आप दिमाग में ऐसे बना लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई में वो सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा नहीं है और काफ़ी लेंदी टाइप का लग रहा है। पिक्चर की जब अपने दिमाग में ऐसी आप माइंड मैप बना लेंगे तो वो चीज़ बुरी, हमेशा आपको गलत लगेगी, आपको बुरा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप हमेशा उसको नेगेटिव लेके चलेंगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन तरीके बहुत होते हैं हर चीज़ को पढ़ने के और पढ़ाने के और सीखने के। क्योंकि अगर वो चीज़ आपको
समझ में नहीं आ रही है तो ये थोड़ी कि आप उसको वहीं पे गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे। आपको उसको आगे लेके चलना है, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हर जगह हमारी जो जर्नी है, हम जिस जर्नी पर जिसमें हम लोग चल रहे हैं, उसमें हर चीज़ का अपने एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हम किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हम किसी चीज़ से यह नहीं कर सकते हैं कि हम उसको छोड़ के उसी जगह हम दूसरी चीज़ लेके आगे बढ़ जाएं। हम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू इट, वी कैन नॉट क्वाइट दैट थिंग, बिकॉज क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जुड़ी हुई है, हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। तभी हम लोग जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम लोग कई चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर चीज़ें इनसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि नहीं है। अब जियोग्राफी मैंने बताया था अपने आप में एक विशाल सब्जेक्ट है, अपने आप में सारे सब्जेक्टों को अपने आप में समाहित कर लेता है, ऐसा एक सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपको चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में भी एक नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा मैं आपको दोस्तों एक बात बताता हूँ, बड़ी मज़े की बात है कि शिक्षा, अगर मैं किसी से पूछूं शिक्षा क्या होती, ये मैं ज्ञान जो होता है, नॉलेज होता है, एजुकेशन क्या है, अगर मैं किसी से बोलूं तो लोगों के सामने जब एजुकेशन शब्द का नाम आता है तो वो ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा वो है जिससे हम सीखना, पढ़ना, लिखना, मतलब सीखना मतलब लिखना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं। जनरली यही बताते हैं शिक्षा से, मतलब यही तात्पर्य है कि वो पढ़ना सीख जाते हैं और लिखना सीख जाते हैं। लिखना पढ़ना दैट इज़ कॉल्ड शिक्षा, वो ऐसे एजुकेशन को बता देंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। क्या होता है ना कि शिक्षा ऐसा चीज़ है, ऐसी चीज़ है, ऐसी आपको कला है। एक शिक्षा अपने आप में कला है। एजुकेशन क्या है, अपने आप में कला है जो आपको ज्ञान और समझदारी देती है। शिक्षा जो आप, शिक्षा को खुद नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, लेकिन जो उसको समझता है उसको वह ज्ञान और कला देती है। शिक्षा सभी को क्या करती है, जो उसको ग्रहण करता है उसको ज्ञान और कला देती है, ज्ञान और समझदारी देती है। शिक्षा को खुद नहीं अपने बारे में पता होता कि मैं आखिर मेरे में अंदर इतनी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं एक जो नीचे ज़मीनी स्तर पर व्यक्ति था उसको मैं वहाँ एक राष्ट्रपति पद पर या एक मान लीजिए बहुत बड़े उच्च पद पर बैठा सकती हूँ। इतनी क्षमता होती है शिक्षा में। शिक्षा को खुद नहीं पता होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपने मोती देखा होगा, मोती जो सीप में मोती नहीं होता है। समुद्र के बीच में हजारों सीपों के बीच में एक मोती दिखाई देता है, उसको कौन ढूंढ पाता है? ढूंढने वाला प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए, समझदार व्यक्ति होना चाहिए, उसको अनुभव होना चाहिए। अनुभवहीन व्यक्ति तो ढूंढ नहीं पाएगा। तो जैसे कि हज़ार सीपों के बीच में एक मोती को तलाश करना बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन जब उसको लोग तलाश लेते हैं तभी तो उसकी कीमत होती है। मोती की कीमत क्यों होती है? लेकिन ये कीमत दूसरों के लिए होती है। जब वो कोई तलाश के उसको बाहर निकालता है तो दूसरों के लिए उसकी कीमत रहती है, लेकिन खुद मोती को पता नहीं होता कि मेरी इतनी कीमत है। तो वैसे ही शिक्षा को खुद नहीं पता होता है कि मेरी इतनी कीमत है, मेरी इतनी मैं इतना पावरफुल हूँ कि एक लोग जो ज़मीन, मतलब एक छोटा सा जो इंसान था उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे ज़रिए वो आज वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर उसने सोचा नहीं था, लेकिन मैं ही ऐसी चीज़ वहाँ पर उसको पहुँचा दी हूँ। तो शिक्षा को खुद नहीं पता, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करने वाले को पता होता है। लेकिन शिक्षा को ग्रहण करने वाला भी किस नज़रिए से उसको ले रहा है, किस नज़रिए से उसको समझ रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी मैं नज़रिया शब्द का बात करता हूँ तो मैं पिछली भी क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों कि नज़रिया क्या होता है, अपना एक एटीट्यूड होता है। क्या होता है? एटीट्यूड होता है। नज़रिया आप पॉजिटिव नज़रिया कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। किस माहौल में आप रह रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, शिक्षा, ठीक है। 3 चीज़ें रहती है, क्योंकि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर एक बेईमान व्यक्ति है तो वह ईमानदार लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। अगर मान लीजिए एक ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वहाँ सभी बेईमान हैं, तो वह वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, उसको मन ही नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए वही व्यक्ति जो वहाँ पे काम करने में काम चोरी कर रहा था, मान लो उसको मन नहीं लग रहा था, अगर उसी व्यक्ति को एक ईमानदारी, जहाँ मान लीजिए सभी लोग ईमानदार क्योंकि वो खुद ईमानदार है, वहाँ पर आप उसको लगा देते, उस डिपार्टमेंट में उसका मान लीजिए ट्रांसफ़र आप कर देते, तो वो और अच्छे से, जहाँ पे वो कम समय में काम कर रहा था वो उससे और से कम समय में काम कर देगा, बड़े तन मन लगन से करेगा, क्योंकि वो उस माहौल में रहना चाहता है। जिस माहौल को वो एक्सेप्ट करता है वो ऐसा ही व्यक्ति है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि माहौल जो अपने सामने चारों तरफ इन्वायरमेंट होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार होता है हम लोग बस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन माहौल नहीं बन पाता है। हम बस पढ़ते रहते हैं, हमारी चीज़ें दिमाग में जा नहीं पाती हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि यार मैं रहता तो हूँ लेकिन यार पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यार 4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि माहौल नहीं है वहाँ का। माहौल बनाना पड़ता है दोस्तों। अब माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों को गिव अप भी करना पड़ता है, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो खैर छोड़ो दोस्तों, ऐसी बातें हम लोग करते रहेंगे, मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास पे हम लोग जो है
जो मुख्य पॉइंट है उस पर हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो मैं जैसे आपको बता रहा था नदी की क्या है ये दोस्तों अवस्थाएं हैं। ये क्या है नदी की अवस्थाएं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऊपरी भाग की, जिसे बाल अवस्था कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। जब नदी गर्भ काल से अपने निकलती है, मान ली किसी भी नदी का जब उद्गम होता है तो उस गर्भकाल कहेंगे, बाल्यावस्था कहेंगे, उसकी मतलब समझ लीजिए उसकी युवा अवस्था भी कह सकते हैं। यहाँ पे मतलब युवा अवस्था, उसके बाल्यावस्था के बाद युवा अवस्था आएगी। मतलब वो बस निकला अपने गर्भकाल से निकलती है नदी तो उसे बाल्यावस्था कहते हैं। वो तब निकलती है तो उसे पता नहीं होता है कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ, किधर मुझको जाना है, कैसी मेरी रफ्तार हुई, क्या किस रास्तों से गुजरना, उसे पता नहीं होता। जब वो नदी ऊपर से अपने स्रोत से सोर्स से निकलती है, आगे की ओर बढ़ती है, तब दोस्तों वो पहुँचती है कहाँ पे, अपने आगे की ओर जब बढ़ती है तो वो ऊपरी भाग से निकलते हुए गर्भावस्था को त्याग कर आगे की ओर बढ़ती है। क्योंकि नदी से हमको एक चीज़ सीखना चाहिए कि वो हमें कंसिस्टेंसी सिखाती है, लगातार आगे की ओर बढ़ना सिखाती है। कई बार होता है कि हम लोग जो है उस चीज़ को सीख नहीं पाते। नदी हमें क्या कर देती है कि आगे बढ़ते रहो, कभी कोई पहाड़ आ जाता है, पठार आ जाता है, वो बगल से रास्ता बना के आगे निकल जाती है। कभी वो ये नहीं कर देती कि नहीं मैं आगे नहीं, मैं अपना बहने, क्योंकि उसके अंदर एक क्या होती क्वालिटी होती बहना, निरंतर बहते रहना। वो जो अपने अंदर एक गुण लेके पैदा हुई है वो अपने गुण को कभी नहीं त्यागती है। वैसे ही दोस्तों मतलब व्यक्ति मतलब सारे लोग दोस्तों, हमारे अंदर जो गुण है कि हमको आगे बढ़ना है, आगे पढ़ के आगे बढ़ना है। हम जैसे कोई ज्ञान ले रहे हैं, हमको आगे बढ़ के जाना है, हमको ये चीज़ करके जाना है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, अपने जो हमारे जो कर्तव्य हैं उसके प्रति हमें कभी विमुख नहीं होना चाहिए, मुखित रहना चाहिए, अभिमुख रहना चाहिए, विमुखित नहीं होना चाहिए। तो ये बात को दिमाग में रखना है। तो ऊपरी भाग जो इसका बाल्यावस्था होता है, गर्भावस्था के बाद नदी चलती है, ये तब वहाँ से चलती है सीधी रास्ते बनाते हुए जाती है। डिपेंड करता है कि वहाँ की रॉक्स कैसी हैं, उन रॉक्स के अकॉर्डिंग नदी बहती है। अगर रॉक्स कठोर हैं तो नदी को इधर से उधर से रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उसकी क्या रहती है, बाल्यावस्था रहती है। अब पता नहीं कि नदी अनुवर्ती है कि पूर्ववर्ती है, वो भी डिपेंड करता है बच्चों किस प्रकार की नदी है। तो वहाँ से नदी निकलती है। इसके बाद जब आगे एक स्टेज क्रॉस करके दूसरे स्टेज में पहुँचती है तब उसका मध्य भाग मतलब युवा अवस्था कहलाता है, उसे तरुणावस्था भी कहते हैं। तरुणावस्था में नदी विसर्प की ओर, मतलब ऐसे नागिन नहीं देखा है कि नागिन की तरह ऐसे चलता नहीं है, जो स्नेक होते हैं उस तरह से मटक के चलती है। तब ये एस आकार की आकृति बनाती है ऐसे करके लगभग, तो उसे विसर्प बोलते हैं। ठीक है, क्या करती है जब नदी मैदानी क्षेत्रों में मतलब प्रवेश करती है तो वह मतलब एक अपरनाद में स्थलाकृति के रूप में ऐसे करके चलती है। ठीक है ना, तो वो एस आकार की आकृति बनाती है, उसे विसर्प कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके चलती है। तो ये इसकी युवा अवस्था रहती है, क्योंकि बाल्यावस्था में तो इसकी एनर्जी थी लेकिन पता नहीं था कि किधर जाना है। जब इसको एक डायरेक्शन मिल गया तब युवा अवस्था में आने के बाद मैच्योर्ड एज आ गई, भाई मैच्योर्ड हो गई, तब ये स्पीड में चली, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए नदी आ रही है। ठीक, जैसे कि हम लोग अभी मैच्योर्ड एज में हैं, युवा अवस्था में, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फुल जोश के साथ हम लोग जो है आपको दे रहे हैं हर चीज़, मतलब शिक्षा है चाहे जिस क्षेत्र में है, अपना एक जोश, अपना एक जो है दिमाग से हर चीज़ को मतलब आगे की ओर हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नदी का जो है ये विसर्प रूप हमें जो है कहाँ पर मिलता है, पूछता है कभी कभी कि विसर्प रूप नदी का किस अवस्था में मिलता है हमको देखने को, तो तरुणावस्था में। ठीक है दोस्तों, तो वो हमें तरुणावस्था में नदी का विसर्प रूप हमको जो है दोस्तों देखने को मिलता है। इसके बाद नदी का निचला भाग मतलब वृद्धावस्था कहलाता है, प्रौढ़ा अवस्था भी बोल सकते हैं। प्रौढ़ावस्था मतलब दोस्तों क्या होता है कि वो उसकी वृद्धा, मतलब वो एक प्रकार का लोग होता है नहीं कि बाल्यावस्था, युवावस्था, तरुणावस्था, मतलब वृद्धावस्था। तो आदमी कि हमारी भी एज होती है, अपने समझिए हम अभी युवावस्था में, इसके बाद हमारी वृद्धावस्था है जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो वैसे नदी भी जब आती है तो यहाँ पे इसकी स्पीड धीमी हो जाती है, मतलब ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है, मतलब जैसा भी कह सकते हैं। क्यों हो जाती है धीमी, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स के डिपेंड करता है किस प्रकार की रॉक है, किस प्रकार की चट्टानें है, कैसा वहाँ का स्थलखंड है मतलब। तो इस हिसाब से क्या होता है जब नदी धीमी हो जाती है तो वहाँ पर ये वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में गोखुर झील का निर्माण करती है, जिसे छाड़न झील कहते हैं या चापाकार झील भी कहते हैं। मतलब ऐसे चापाकार का आकार होता है, ऐसे करके चांद आकार की भी बना देती है झील। क्योंकि जब नदी ऐसे करके, एक मिनट दोस्तों, जब नदी ऐसे करके आ रही होती है, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे करके आ रही है, ठीक है, तो जब नदी आ रही है लगातार, तो क्या है जब स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है, तो क्योंकि यहाँ पे लगातार अपर्दन कर रहे हैं, अपर्दन करते हुए नदी जो है इस क्षेत्र को छोड़ देती है। जब ये अपनी मूल अवस्था को छोड़ के आगे सीधी रेखा में बहने लगती है, सीधी बहने लगती है,
तो उसे जो नदी का ये भाग छूट जाता है यही गोखुर झील कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी भर तो जाएगा ही दोस्तों, क्योंकि भाई यहाँ पे तो पानी था, पहले नदी यहाँ से बहते हुए जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला पार्ट था यहाँ पे लगातार ये फोर्स कर रहा था, फोर्स करते हुए इसको काट देता है। जब काट देता है इस पार्ट को तो ये पार्ट अलग हो जाता है, इसे गोखुर झील, छाणन झील या चापाकल नाम से छाणन झील कहता है। कभी कभी होता है कि हम लोग किसी चीज़ को छाण देते हैं, छाणने घर खाना खाते हैं तो वो लोग बोलते हैं छाण दिया खाना, छाणन हम नहीं खाएंगे, तो छाणन शब्द तो हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग दोस्तों यूज करते हैं ना। अगर आप गांव से होंगे, आप गांव तो आपको पता होगा कि छाणन शब्द का हम लोग कहाँ यूज करते हैं। खाना खाने के बाद जब छोड़ दिया जाता था, हमारी माता जी बोलती थी हम छाणन कहे रख दियो, इतना छाणन निकला है, ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं सुनते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे शब्द से आता है कि छाणन झील मतलब नदी, जो मुख्य नदी थी वो एक पार्ट को बाहर कर देती है, उसको छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है, तो उसे बोल दिया छाणन झील। छाणन झील मतलब क्या कहते हैं, गोखुर झील से कहते हैं। मुख्यतः गोखुर झील शब्द आता है, लेकिन कहीं कहीं पर छाणन झील, चापाकल भी झील भी शब्द लिखे हो सकते हैं। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइए दोस्तों कि आप कन्फ्यूज़ हो गए, मान लीजिए आप सोचे कि नहीं ये तो नया शब्द आ गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तब ये नदी अपने मुहाने पहुँच जाती है, मुहाना इसका कहलाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए सागर है, मुहाने पहुँचते हैं, डेल्टा का निर्माण कर देती है, एस्चुरी का निर्माण कर देती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, कैसे एस्चुरी बनता है, एस्चुरी का मतलब क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, अरब सागर में गिरने वाली, जो अरब सागर में गिरती नदियाँ क्या बनाती हैं, सारा कुछ हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कब, आगे वाली, जब आगे हम लोग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो मैं बता रहा था गोखुर झील क्या था, प्रवाही जल जो होता है अपरदनात्मक स्थलाकृति रूप होता है, ठीक है ना। प्रवाही जल के द्वारा बना हुआ अपरदनात्मक, अपर्दन करके बनता है, ठीक है ना। अपर्दन इरोजन मैंने बताया था, ठीक है। तो अपर्दन क्या होता है, जब कोई जैसे नदी के द्वारा अपर्दन लगातार किसी चीज़ से फोर्स मार रही है, क्योंकि नदी में एक फोर्स होता है, तभी तो कहते हैं कि जब नदी में ज़्यादा बहाव होता है, प्रवाह होता है, और नदी में हम लोग तैरना नहीं जानते, तो नदी हमको बहा के ले जाती है, किसी सामान को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है प्रवाह होता है, फोर्स होता है, फोर्स लगाती है। अब हमारी मान लीजिए पेन है, इस पेन को मैं नदी में डाल दूंगा तो इस पेन, क्योंकि ये तो पहले बार तो डूब जाएगा, क्योंकि वही चीज़ रहती है जो हल्का सा हॉलो टाइप की होती है, वो तैरती रहती है, ठीक है ना, जैसे लकड़ी होती है वैसे करके। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एक फोर्स लगाती है, तो वैसे उसका अपर्दन के द्वारा उस चीज़, उस स्थलाकृति को जो है, उस मतलब जो क्या कह सकते हैं उसको, मतलब जो जैसे मिट्टी है उसको काट काट के उसको अलग कर देती है, उसे अपर्दन कहते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस डायग्राम को मैंने पहले बताया था बच्चों कि आप इसको जो है थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चे इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी PDF भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे, नहीं अब गए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, दोनों का आपको लिंक हमारे चैनल यहीं पे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप हमारे जब पेज को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है मिलेंगी। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग चीज़ें को देखते नहीं हैं और वही चीज़ वहाँ पे एग्ज़ाम में आ जाती है, तो हम लोग जो अपनी नोट्स को भी शेयर कर देते हैं वहाँ पे। और हम लोग जो है जैसे अपनी हैंडमेड नोट है, कोई भी नोट से, जैसे हिस्ट्री की है, हिस्ट्री है, साइंस है मान लीजिए, या अदर सब्जेक्ट मान लीजिए है कि हम लोग जो है ज्योग्राफी तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, और कोई सब्जेक्ट है, मॉडर्न है, मिडवल है, एंसेंट है, सारी चीज़ें हम लोग उसमें शेयर करते रहते हैं। कुछ पिक्चर के माध्यम से, कुछ हम लोग जो है माइंड मैप के द्वारा दिखा देते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग वहीं पे शेयर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल नहीं दिखाना, और हम लोग अपने जो है जो सब्जेक्ट से डाइवर्ट भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं कि हम आपको चीज़ें जाननी है, समझना है, तो हम हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, मतलब हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम, उस पर भी जाके आप जो है देख सकते हैं, चीज़ों को मिल जाएगा। आप वहाँ पे फॉलो करेंगे, आपको जो है हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो वो कहाँ पे आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके आप देख सकते हैं। अब हम लोग जो मुख्य चीज़ आज पढ़ने जा रहे थे, उद्गम के आधार पर भारतीय अफवाह प्रणाली का विकास कैसे हुआ था। उद्गम के आधार पर मतलब समझिए दोस्तों कि हिमालयन अफवाह प्रणाली का विकास और प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली, मतलब उद्गम के आधार पर समझने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैं कहूँ कि उद्गम, तो कैसे उद्गम, हिमालय क्षेत्र का उद्गम कैसे हुआ, उसके उद्गम के आधार पर नदियों का प्रवाह कैसे हुआ, उनमें दिशा परिवर्तन कैसे हुआ, इस बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली का विकास कैसे हुआ, क्योंकि इनका विकास हुआ है, उन विकास के आधार पर उनमें किस प्रकार की नदी प्रणाली विकसित हुई है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिमालयन अफवाह प्रणाली कह सकते हैं, या उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली भी, नदी अफवाह प्रणाली भी कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं हिमालयन अफवाह प्रणाली की बात करते हैं, तो हिमालयन अफवाह प्रणाली में जो बहुत सारे भूगोलवेत्ता थे, भूगर्भ शास्त्री थे,
उन्होंने अपने अपने विचार दिए। उन्होंने बताया कि जब हिमालय शब्द को हम सुनते हैं तो मैं थोड़ा सा, एक मिनट, अब मैं इसे तो अभी मिटाने को सोचा नहीं, लेकिन इसको मैं कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा मैप के द्वारा जो है चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। ये चीज़ आपने नोट भी कर ली होगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मैप बनाऊँगा ताकि चीज़ें आपको सही से समझ में आ जाएंगी बच्चों। कि जब हम मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा एक मैप बनाएंगे ताकि चीज़ें जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि मैप से पढ़ने में जो है ज्योग्राफी का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही मज़ा देखने को आपको मिलता है। तो ये समझने वाली बात होती है। तो यहाँ पे मैप आप देख रहे होंगे, जब भी हम हिमालयन अपवाह प्रणाली की बात करेंगे, हिमालय के क्षेत्र की हम मान लीजिए बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला की, तो अनेक भूगोलवेत्ता हुए, भूगर्भ शास्त्री हुए, तो उन्होंने अपने अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2.4 अरब वर्ष पूर्व, अब समझिए, इन्होंने एक विचार किया, इन्होंने मतलब एक कल्पना करी। इन्होंने अपनी कल्पना क्यों करी? कुछ साक्ष्यों के आधार पर करी। इन्होंने कहा कि 2.4 वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ कि जहाँ पर हिमालय आज आपको दिखता है, वहाँ पर इंडो ब्रह्मपुत्र नदी थी, और शिवालिक नदी, मतलब हिमालय के समानांतर इंडो ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब यहाँ पर जो है इंडो ब्रह्मपुत्र नदी थी। ये ऐसे करके जो आती है, इंडो ब्रह्मपुत्र नदी थी, इंडो ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर इंडो ब्रह्मपुत्र नदी थी, और इसी के समानांतर यहाँ पर जो है शिवालिक नदी थी। क्या थी बच्चों? शिवालिक नदी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंडो ब्रह्मपुत्र नदी और शिवालिक नदी थी, दो चीज़ यहाँ पे जो है उन्होंने बताया। तो दोस्तों, जो बड़े बड़े भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने जो परसेप्शन किया था, उन्होंने ऐसे नहीं किया था। जब वो शिवालिक श्रेणी पर गए, उन्होंने शिवालिक श्रेणी के जो है स्थलाकृति पहाड़ के बारे में अध्ययन किया, वहाँ पे कैसी चट्टानें हैं। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई गई, अवसादी क्रम की चट्टानें पाई गई। तो जलोढ़ मृदा और अवसादी क्रम की चट्टानें पाने का उन्होंने एक मतलब ये निकाला कि यहाँ पे कोई ऐसा भूकंप, ज्वालामुखी नहीं है, ना ही भूकंप का कोई जोन बना है, ना ही यहाँ पे कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई नदी रही होगी, तभी यहाँ पे जलोढ़ मृदा के जो अवसाद यहाँ पे जो निक्षेपित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पास्ट में, भूतकाल में यहाँ पर कहीं एक नदी थी। तो उन्होंने एक कल्पना करी, उसको प्रूव किया, लोगों ने उसको माना, और उसको तभी यहाँ पे मतलब बुक में हर जगह यहाँ पे तभी लिखा गया है क्योंकि उसको प्रूव किया गया। ऐसे कल्पना हम नहीं कर सकते हैं कि नहीं वहाँ पे तो यमुना नदी थी, हम कहते हैं कि नहीं म्यांमार से यमुना नदी निकली थी, लेकिन कुछ ऐसी परिवर्तन हुआ कि वो उत्तराखंड से निकलने लगी। ऐसा नहीं, हमको प्रूफ दिया, उन्होंने अपने प्रूफ दिया। कोई भी अपने अगर प्रूफ से साबित कर देता है और उसको सभी विश्व के जितने भूगोलवेत्ता हैं सब लोग अगर उसको एथोराइज कर देते हैं, मान लेते हैं, अधिकारी रूप से मान लिया जाता है, तो उसको मान लिया है कि हाँ हम गलत थे, आप सही हैं। तो किसी चीज़ को मनवाना आसान भी है और आसान है भी नहीं। अगर आप आसान चाहते, क्योंकि आप अगर मान उस चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं तो आप आसान बना भी सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो वो उन्होंने ऐसा कहा है कि यहाँ पे जो है, जहाँ पर आज हिमालय है, शिवालिक श्रेणी, वहाँ पर पहले इंडो ब्रह्मपुत्र और शिवालिक नदी थी, क्योंकि वहाँ पर जो अवसाद मिले हैं शिवालिक श्रेणी पर, वह किसके मिले हैं? अवसादी चट्टानों, जलोढ़ की मिले, जलोढ़ मिट्टी के जो है वहाँ पे अवसाद मिले हैं, क्योंकि वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होने की वजह से उसको कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, इंडो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे शिवालिक नदी थी। तो ये चीज़ें उन्होंने जो है क्या करी थी, उन्होंने एक कल्पना करी थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जो इंडो ब्रह्मपुत्र नदी थी वो असम से पूर्व में असम से लेकर कहाँ तक फैली हुई थी? पंजाब के क्षेत्र तक फैली हुई। तो पूर्व में असम से लेकर ये पंजाब के क्षेत्र तक, यहाँ तक पूरी फैली हुई थी, असम के पंजाब के मैदान तक इसका पूरी तरह से विस्तार था। तो ये चीज़ें उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है, अपने सिद्धांत दिए, उन्होंने वहाँ पर इस चीज़ों को समझाया। लेकिन बात ये यहाँ पे आती है कि चलो ठीक है, तो हिमालय, क्योंकि जितनी भी हिमालयन नदियाँ हैं, एक बात याद रखिए, जितनी भी हिमालयन नदियाँ हैं वो पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली को फॉलो करती हैं। मतलब ये हिमालयन नदियाँ जो हैं पूर्वी अपवाह, पूर्ववर्ती, मतलब पूर्वी नहीं, पूर्ववर्ती अपवाह, पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली। मतलब याद रखिएगा कि हिमालयन नदियां जो हैं पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली को फॉलो करती हैं, मतलब पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। अब पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली वो होता है कि जिनका उद्गमन
स्थलखंड के जिस स्थलखंड में प्रवाहित हो रही उस स्थलखंड में पहाड़ पठार के उद्गम से उत्थान के पूर्व से वो नदियाँ हैं। मतलब समझिए कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दो नदियाँ होती हैं। ऐसी नदियाँ जिस स्थलखंड में बह रही हैं उस स्थलखंड में बने पठार पहाड़ के उत्थान के पूर्व से वो नदियाँ अगर बह रही हैं तो उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अनुवर्ती नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो उस स्थलखंड में पठार पहाड़ पर्वत के उत्थान के बाद उस ढाल के सहारे या उस ढाल के सापेक्ष वो नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं तो उसे अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखिएगा कि हिमालयन में जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, इसीलिए हिमालय में सबसे गहरे गार्ज महाखड्ड का निर्माण इसलिए यही नदियाँ कर पाती हैं। गिलगित क्षेत्र है, वहाँ पर कितना था, अच्छा 22,000 फीट गहरी जो घाटी है वो हिमालय नदियाँ मतलब बनाई हैं। क्यों बनाई हैं? क्योंकि वो पूर्ववर्ती नदियां हैं, अपवाह प्रणाली हैं। क्योंकि कई बार होता है जब जैसे मान लीजिए स्थलखंड में क्या हो रहा है, थोड़ा सा उत्थान हो रहा है या ऊपर उठ के मतलब पर्वतों पहाड़ों का निर्माण हो रहा है, तो अगर धीमे धीमे हो रहा है, धीमे धीमे गति से मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए नदी यहाँ से आ रही है, अब नदी यहाँ से पूर्ववर्ती नदी है, पहले से ही प्रवाहित हो रही है, अब यहाँ से हल्का हल्का सा थोड़ा सा यहाँ से जो है उत्थान हो रहा है, स्थलखंड में पहाड़ पर्वत का निर्माण हो रहा है। लेकिन नदियों में धीरे धीरे से जब उत्थान होता है तो नदियाँ लगातार बह रही हैं, मैंने कहा निरंतर बहते रहना, प्रवाहित रहना, ये हमें ये संकेत देती है कि हमें कभी खड़े नहीं होना, कभी हमको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। तो जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे इनमें जो है उत्थान हो रहा है, स्थलाकृतियाँ बन रही हैं, तो ये क्या कर देती हैं कि उनमें पर्तन करती हुई गहरे गार्ज का निर्माण कर देती हैं। जब आप देखेंगे कि गहरे गार्ज का निर्माण आप जब नॉर्थ के साइड में जाके देखेंगे कि गहरी गहरी सकरी घाटियाँ, सकरे क्षेत्र मिलेंगे जहाँ से नदियाँ निकल के जा रही हैं, तो आप दिमाग लगाएंगे कि यार नदियाँ कैसे निकल के जा रही हैं, यहाँ पहले पहाड़ थे। हाँ, वो ऐसे नदियों में जब नदी निकलती है, इतना मैंने बताया ना कि आपको मैं एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, साइंस भी इस चीज़ को प्रूव किया, इसी चीज़ से सीखा इनसे कि नदियों में इतनी ताकत, मतलब पानी में इतनी ताकत होती है कि पानी को अगर प्रेशराइज करके मैं बोलता हूँ आपको एक फीट का कोई मोटाई, 1 फीट मोटाई है, 12 इंच 1 फीट मोटाई है, उसको आप 1 सेकंड में, 1 सेकंड तो नहीं कर सकता, 5 सेकंड में उसको काट सकते हैं। कैसे? आप किसी मशीन से नहीं काट पाएंगे, किसी औजार से नहीं काट सकते हैं, सिर्फ पानी के प्रेशर से। ये प्रूव्ड हुआ है दोस्तों, पानी के प्रेशराइज करके इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि वो इतनी स्पीड से काट देता है। मतलब समझें, पानी में इतनी ताकत होती है, ताकत बनाई गई तो मतलब उसको ताकत में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वही चीज़ आप समझिए कि नदियाँ जब लगातार बह रही हैं, वो ऊपर उत्थान हो रहा है उसका, तो वैसे ही वहाँ नदियाँ वहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे उत्थान हो रहा है, नदियाँ लगातार बह रही हैं, तो यहाँ से रास्ता बना के नदियाँ आगे जो है निकल गई और यहाँ से पहाड़ पठार का उत्थान हो गया, बड़े बड़े पहाड़ पठार बन गए। तो ये हज़ारों लाखों वर्ष पूर्व की घटना है, यानी कि एक दिन में उन्होंने काट के नदी जो है आगे बढ़ गई हो, क्योंकि नदी में कोई फोर्स तो लगा नहीं, लेकिन जितना उनसे हो सका वो एक प्रकार से निरंतरता थी उनमें, उन्होंने जो है गहरे महाखड्ड गार्ज का निर्माण कर दिया, क्योंकि वो पूर्ववर्ती नदियाँ थीं। तो इस यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अनुवर्ती नदियाँ मैंने बता दिया अब क्या होती, पूर्ववर्ती नदियाँ क्या होती हैं, अपवाह प्रणाली क्या होती है। तो मैं आपको बताऊँ कि हिमालय के जब उद्भव हुआ था, हिमालय का जब उद्भव हुआ था तो उस समय 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाएं हुई थी। जब हिमालय का उत्थान हुआ था, उद्भव हो रहा था, तो 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी। इन्हीं घटनाओं से मैं आपको प्रूव कर दूंगा, बताऊंगा कि कैसे यमुना नदी, जो पहले, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन समझिए, यमुना नदी पहले अरब सागर में गिरती थी। समझिएगा कि यमुना नदी जो यहाँ से मान लीजिए गंगा, यहाँ पे यमुना नदी यहाँ से निकली और यहाँ पे जो है प्रयागराज में मिल गई, ये नदी यहाँ पे चली गई, ठीक है, प्रयागराज में यहाँ पे मिल गई। लेकिन यही यमुना नदी, जो यमुना नदी है, ये पहले इधर गिरती थी, अरब सागर में गिरती थी, अरेबियन सी में गिरती थी। तो ऐसी कौन सी घटना हुई कि इसका जो दिशा परिवर्तित हो गया और यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी बन गई? तो मैं दोस्तों बताऊं कि पश्चिम में पोटवार पठार है, पश्चिम मतलब पाकिस्तान में पोटवार पठार का उत्थान हुआ और मध्य में अरावली पर्वत का पुनरुत्थान हुआ। ये दोनों मुख्य घटनाएं थी कि इन दोनों मुख्य घटनाओं ने पूरा पासा पलट दिया। पश्चिम
पाकिस्तान में पोतवार पठार का उद्भव होना और मध्य में अरावली का पुनरुत्थान ये साबित कर दिया कि जो सिंधु नदी थी वह जो है सिंधु नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगी। सिंधु नदी जो पूर्व में प्रवाहित होती थी, सिंधु नदी का प्रवाह पश्चिम की ओर होने लगा। पश्चिम मतलब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बहने लगी और सिंधु अरेबियन सी में जाके गिर गई जाके। लेकिन इसका सिंधु नदी में दिशा परिवर्तन हुआ और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगी। यमुना नदी जो अरब सागर में गिरती थी उसमें दिशा परिवर्तन हुआ और वह यमुना नदी जो थी गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी बन गई। किस घटना के कारण? पश्चिम में पोतवार पठार के उत्थान से और मध्य में अरावली पर्वत के पुनरुत्थान से। क्योंकि अरावली पर्वत दोस्तों, एक मिनट, तो अरावली पर्वत की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो अरावली पर्वत कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? अरावली पर्वत यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसका जब पुनरुत्थान हुआ तो जो नदी इधर बह रही थी, इधर इसका दिशा था, दिशा परिवर्तित हो गई और ये जो है किसका, ये जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी बन गई। ठीक है, बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा नदी की बन गई। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पूर्व में राजमहल की पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य मालदा भ्रंश की उत्पत्ति। तो दोस्तों जो पूर्व में राजमहल की पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य जो भ्रंश बन गया, एक फॉल्ट बन गया, उससे क्या हुआ कि जो ब्रह्मपुत्र नदी थी उसमें दिशा परिवर्तन हो गया। किसमें दिशा परिवर्तन हुआ दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में एक बहुत बड़ा दिशा परिवर्तन हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी में दिशा परिवर्तन होने से वह जो हो गई कि वो तिब्बत से निकली और यहाँ से तिब्बत से निकलते हुए नदी जो है असम से प्रवेश करके बांग्लादेश में मिल जाती है और पद्मा और यहाँ पे जो यमुना दोनों मिल के मेघना और फिर गंगा डेल्टा का निर्माण कर देती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर देती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आएगी कैसे उसमें परिवर्तन हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत की जो अपवाह प्रणाली है या मतलब हिमालय अपवाह प्रणाली को मुख्यतः 3 नदी प्रणाली में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर भारत के 3 प्रमुख नदी प्रणाली का विकास हुआ। इस प्रकार क्या हुआ कि उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदी प्रणाली का विकास हुआ। 3 प्रमुख नदी प्रणाली का विकास हुआ। किस प्रकार से? इन तीनों घटनाओं के आधार पर तो मैं बात करता हूँ कौन कौन सी नदी प्रणाली का जो है विकास हुआ। तो पहली आपको मिलेगी कि जो 3 प्रमुख उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदी प्रणाली का विकास हुआ या उनका उद्भव हुआ, उनमें से पहली है सिंधु और उसकी सहायक नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी प्रणाली। ठीक है दोस्तों। दूसरा गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा व उसकी सहायक नदी, सहायक नदी। और तीसरा दोस्तों था ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ब्रह्मपुत्र क्या था? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी। ठीक है, पूर्व में है ना ब्रह्मपुत्र, तो पूर्व में ब्रह्मपुत्र, ये सिंधु, पश्चिम में सिंधु नदी, पश्चिम में सिंधु नदी, सिंधु और उसकी सहायक नदी, मध्य में या उत्तर में बोल सकते हैं, उत्तर में गंगा उसकी सहायक नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, मध्य में कहेंगे इसको, मध्य में। तो यहां तक समझ में आ गया आपको कि पश्चिम में सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी, मध्य में गंगा व उसकी सहायक नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ। तो इस प्रकार करके उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदी प्रणाली का विकास हुआ। ये घटनाएं याद रखिएगा कि पूर्व में राजमहल पहाड़ी और मेघालय पठार के मध्य मालदा भ्रंश की उत्पत्ति की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में दिक् परिवर्तन हुआ, मतलब दिशा परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ, इसका जो है दिशा परिवर्तन होने की वजह से जो है असम से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, दिहांग असम और मेघालय होते हुए जो है बांग्लादेश में जो है गंगा की प्रमुख ट्रिब्यूटरी बन जाती है और दोनों मिलकर मेघना बन जाती हैं और जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो इस बात में इस तरह जो है नदियों का विकास हुआ। तो ये चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब 1 बाय 1 जैसे हम लोग जो है हिमालयन अपवाह प्रणाली के बारे में जान रहे थे, तो ये हमने जो है अब सिंधु नदी पश्चिम में और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। कौन सी? झेलम, चिनाव, ब्यास, सतलज, सिंधु नदी, चिनाव नदी, चंद्रा और भागा 2 नदियों के मिलने से बनी। कैसे बनी, कहाँ से इनका उद्गम हुआ? बेरीनाग झील से।
सतलज नदी सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, क्या है क्या नहीं, सारी इन चीज़ों के बारे में हम लोग अब डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि अब सिंधु नदी के बारे में जब हम जानेंगे, सिंधु नदी में कौन सा समझौता हुआ था, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, किसने मध्यस्थता की थी, विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी, तो इसमें क्या हुआ था, उसमें क्या निर्णय लिया गया था। उसमें निर्णय लिया गया था कि सिंधु नदी का 20% जल भारत यूज करेगा, 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। सिंधु नदी में कौन सी नदियाँ जो पूर्व की नदियाँ हैं, ठीक है, जब मान लीजिए सिंधु नदी जब यहाँ से प्रवाहित ऐसे करके होगी तो यहाँ पे जो इधर साइड से जाने वाली क्या नदियाँ होंगी, पश्चिम की नदियाँ हैं, पूर्व की नदियाँ हैं। पूर्व की नदियों में जो आता है सतलज ब्यास आती हैं, ये क्या है, भारत के अंतर्गत आएंगी। भारत सारण का जल यूज करेगा। झेलम चिनाब जो नदियाँ रहेंगी उनका जल कौन यूज करेगा, पाकिस्तान पूरी तरह से यूज करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग जो है क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें के बारे में हम लोग जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब अगली क्लास में हम लोग जब डिस्कस करने आएंगे तो हम लोग जो है हिमालयन अपवाह प्रणाली के अंतर्गत जो हम लोग उत्तर भारत की अपवाह प्रणाली के अंतर्गत जो 3 नदी प्रणाली का विकास हुआ है, पश्चिम में सिंधु नदी, मध्य में गंगा उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीनों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। फिर इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली के विकास में आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे सारा चीज़। तो ये हमारी जो है तकरीबन 3-4 क्लास और आगे जाएंगी। फिर इसके बाद जो है हम लोग अगले टॉपिक में भी जाएंगे, तो हम लोग जो है धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, ना दबाव है। मैं अपने प्लेटफॉर्म से खुद पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि नहीं मैं आज नहीं कल पढ़ाऊँगा, कल नहीं परसों पढ़ाऊँगा, 2 दिन में ख़त्म करना है, 3 दिन में ख़त्म करना है। मैं यहाँ पे आराम से चीज़ें पढ़ाऊँगा और आराम से ख़त्म करके जो है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली क्लास में हम लोग जो है फिर से आपको अच्छी चीज़ मतलब आगे का पढ़ाते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ों को आपने समझ लिया होगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आशा करता हूँ मैं आपको अच्छा चीज़ अच्छी तरह समझा पाया हूँगा। अगर मुझसे कोई ऐसा हो जाता है कि मैं चीज़ें आपको समझा नहीं पाता हूँ, आपको समझ में नहीं आती हैं, तो आप मुझे जो है मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको और क्वेरी है तो आप मेरे टेक्स्ट मुझे व्हाट्सअप में भी टेक्स्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपकी क्वेरी का जो है सॉर्ट आउट कर देंगे। तो आज की क्लास को हम लोग जो है ख़त्म करने से पहले आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि शुरुआत अच्छी थी तो अब जो है अंत भी अच्छा होना चाहिए। तो चलते हैं आज की मोटिवेशन थॉट को हम लोग थोड़ा सा, एक जो है बहुत अच्छा रहीमदास जी का दोहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि संगति शब्द जब सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हाँ संगति अगर अच्छी होती तो आज हम यहाँ होते। संगति तो होती है, डिपेंड करती है, लेकिन आपका भी डिपेंड करता है, आपके जो मन होता है, आपके जो विचार होते हैं वो भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की संगति में हैं, आपके वो विचार उससे मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो रहीमदास जी ने एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण जो है दोहा कहा था। उन्होंने कहा था, कदली सीप भुजंग, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3। जैसी संगति बैठिए तो सही फल दीन। तो ऐसे सब उन्होंने कहा कि आप समझिए कि कदली जो होता है, कदली माने क्या होता है कि केला होता है, ठीक है। सीप माने क्या होता है, सीप मतलब एक प्रकार का जैसे मोती रहता है, मैंने आपको बताया था मोती उसमें रहता है, सीप के अंदर ऐसे करके रहता है, उसमें मोती रहता है। और भुजंग माने सांप होता है। तो अब स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है, स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है, एक नक्षत्र होता है स्वाति, तो उसमें एक जो बूंद होती है उसके 3 गुण होते हैं। तभी उन्होंने कहा कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3। जैसी संगति बैठिए तो सही फल दीन, तो सही फल दीन। तो जैसी संगति में आप बैठेंगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। तो आप समझिए कि जब वो जो बूंद है जब कदली फल में गिरती है तो वह कपूर बन जाती है, जब वह सीप में गिरती है तो क्या बन जाती है दोस्तों, वह मोती बन जाती है। जब वही बूंद एक सर्प के मुख पर गिरती है तो विष बन जाती है। बात को समझ रहे हैं ना, सर्प में विष कहाँ से आता है, यही आता है जब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है। और सीप में मोती कहाँ से आता है, तो ये। तो समझिए संगति का असर, आप समझिए कि वही एक बूंद थी तो उसके गुण अलग अलग चीज़ों में बदल गए, आप समझिए।
तो वो चीज़ होती है दोस्तों कि जिस प्रकार की हम संगति करते हैं वैसे ही हमको फल मिलता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग किस प्रकार कहाँ पे बैठे हैं क्या नहीं, संगति का सबसे बड़ा असर होता है। कई बार ऐसा होता है हम लोग देखने को मिलते हैं कि एक घर में 3 लड़के थे लेकिन तीनों अलग अलग डायरेक्शन में गए क्योंकि उनकी संगति अलग अलग थी। तो ऐसी एक कहानी मैं आपको छोटी सी बताऊंगा, फिर हम लोग आगे आज की क्लास को जो ख़त्म कर देंगे। कि एक गांव में 3 लोग रहते थे। ये हमारे यूपी की गांव की बात है। उसमें जो एक परिवार था उसमें 3 लोग थे। आप समझिए कि तीनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में गए, तीनों भाई थे अलग अलग डायरेक्शन में गए क्योंकि उनकी संगति अलग थी। एक बिजनेस में गया, एक गलत काम में चला गया, एक पढ़ लिख के आगे कुछ बन के चला गया। उन्होंने स्टार्टिंग उनको माहौल एक ऐसा मिला, मतलब एक ही माहौल में उनको पढ़ाया गया, उनको शिक्षा के एक ही स्रोत दिए गए। ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ाया गया, कि एक को पढ़ाया गया, दूसरे को कहा गया कि तू मत पढ़ो, तीसरे को, सबको अलग अलग शिक्षा देने के जो वो होती हैं, क्या कहते हैं, मान लीजिए उनको जो मौके होते हैं, शिक्षा के जो मौका था उनको सबको दिया गया। लेकिन सब ने अलग अलग संगति को, जिस संगति में थे उस संगति को उन्होंने अडॉप्ट किया। क्योंकि किसी ने गलत संगति का, किसी ने दूसरे संगति की, तो संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यही कहते हैं आपको कि ऐसे लोगों से संगति करिए जिनसे आपको सही ज्ञान मिले, सही रास्ता मिले। ऐसे लोगों की संगति कतई न करिए जिनसे आपको गलत रास्ते में जाने का संकेत मिले। गलत रास्ते में आप चले जाएंगे, आप बिगड़ जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि संगति गलत मिल जाती है लेकिन हमारे मन विचार एक पॉजिटिविटी की ओर हमेशा इंडिकेट कर रहे होते हैं, हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन संगति का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।